वालेकुम साथियों, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये वीडियो बहुत कॉमन है। लेकिन ये जितना कॉमन होने के बावजूद भी ये वीडियो जितना हमें अच्छे से इसको हम जान सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो मैं आपके आगे ये जो पेश कर रहा हूँ आजकल मेडिकल के हवाले से, और इसमें मेरा वो ख्वाब भी पूरा हो रहा है कि मैं कोई किताब लिखता। अब किताब लिखने के बजाय बेहतर है कि ये एक यूट्यूब पर एक लेक्चर नुमा है। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मयार को पूरा तरीके से कंप्लीट किया जा सके। लेकिन अगर जैसे कोई कमी रह भी जाएगी तो उसको और भी फाइन करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह हम इसी तरह के टॉपिक को 2 या 3 दफ़ा भी अगर बनाना पड़ा तो बनाएंगे। बराए मेहरबानी आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हिम्मत अफजाई हो सके और कुछ नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आपके आगे एक एग्ज़ाम्पल के साथ पेश कर रहा हूँ। टॉपिक मैं आपको आगे चल के बता दूँगा। ये एक पेशेंट हमारे पास थे, 55 साला 55 ईयर ओल्ड मेल थे, जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन था, यानी ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में नहीं रहता था। मुझे पता ही अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इस तरह के लफ्ज़, लेकिन मेरी कोशिश है कि उर्दू के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, हिंदी के भी कुछ और इंग्लिश के कम से कम। लेकिन मैं इसी में इंग्लिश वीडियोस भी बनाऊंगा ताकि फिर इंशाअल्लाह अल्लाह करे हमारे लिए वो आगे आसानी का सबब बने और मेरा भी मकसद पूरा हो सके। कहने की मकसद ये है कि ये जो 55 साला मर्द हैं, ये इनको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है और हाइपरटेंशन है, और ये इमरजेंसी में तशरीफ़ लेके आए। जब ये आए तो हमने इनको एग्ज़ामिन किया। जब एग्ज़ामिन किया तो हमने चेक किया कि इनके जो लेफ़्ट साइड है, क्या ये जो लेफ़्ट साइड ऑफ द मतलब ये कि उनका बॉडी है, उधर जो है अपना क्या कहते हैं वो उनको हेमी सेंसरी लॉस है, यानी कि सेंसेशन आधी बॉडी की नहीं आ रही, उसे हम हेमी सेंसरी लॉस है। और साथ साथ उनको हेमीपरेसिस भी है, थोड़ी वीकनेस भी है। लेफ़्ट साइड की हेमी सेंसरी लॉस भी है, हेमीपरेसिस भी, यानी पावर भी थोड़ी कम है और सेंसेशन भी लेफ़्ट साइड पे उनको कम है। और हमने जब उनको और चेक किया तो हमें पता चला कि उनका जो है ना प्यूपल्स हैं, बायलैटरल जो प्यूपल्स का जो साइज़ है वो मियोटिक है, यानी कि ना साइज़ छोटा हुआ है, मियोसिस हुआ है, प्यूपल्स में मियोटिक है। तो ये हमें ऐसा साइंस मिले। अच्छा, ऐसे जो मरीज़ होते हैं उसमें जब आपको ऐसे साइन मिलते हैं तो डेफिनेटली हम डायग्नोसिस पे तो पहुँचेंगे, आपको बताएंगे भी, बहुत आसान डायग्नोसिस है इसकी। लेकिन ये बताने से पहले मैं कहूँगा कि एक इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि क्या क्या हो सकता है, एक डॉक्टर क्या सोचता है, एक सर्जन, न्यूरो सर्जन ना किस तरह से सोचता है। देखिए, इसमें जैसे कि हाइपरटेंशन है, हो सकता है हेमीपरेसिस हुई हुई है, तो हो सकता है कि ना हाइपरटेंसिव ब्लीड हुआ हो, हाइपरटेंशन की वजह से, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीड हो गया हो। अच्छा, ये ज़्यादा लगता है। दूसरा ये लगता है कि एन्यूरिज्म की वजह से ब्लीड हो गया हो, कि कोई एन्यूरिज्म हो, और एन्यूरिज्म भी हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। और या फिर ना क्या कहते हैं मोया डिज़ीज़ हो, मोया डिज़ीज़ भी आपको पता है कि उसमें भी इस तरह के ब्लीड हो सकते हैं। अच्छा, या एवी मॉलफॉर्मेशन हो, या क्या कहते हैं ड्यूरल वेस्कुलर मॉलफॉर्मेशन हो, तो ये ज़रा चांसेस कम है। वो ज़रा क्या कहते हैं यंग एज में ज़्यादा होते हैं, इस एज में ज़रा कम होते हैं, लेकिन वो भी। या फिर वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया हो, वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया हो कि एक तरफ कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई हो ना थ्रोम्बोसिस की वजह से, और फिर वो हेमीपरेसिस और हेमी सेंसरी लॉस हुआ है। या फिर वेस्कुलाइटिस हुआ, उसकी वजह से कोई ब्लीड हो गया हो। या फिर इन्फेक्टिव कोई मटेरियल हो, इन्फेक्टिव कोई रीज़न हो, जैसे माइकोटिक एन्यूरिज्म हो जाता है, 55 साल का बंदा है, हो सकता है उसको कि अगर उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो तो हो सकता है, लेकिन अभी उसमें तो इसमें नहीं है। लेकिन बहरहाल एक ऑप्शन है। सीएनएस का कोई इन्फेक्शन हो, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होता है, या सेप्टिक एम्बोलिज्म जो है, एक सेप्सिस की वजह से एम्बोलस चला गया हो, सेप्टिक एम्बोलिज्म हो गया हो,
अच्छा, दूसरा न्यूप्लास्टिक भी हो सकता है, यानी ट्यूमर हो सकता है। हाइपरटेंसिव तो है, लेकिन हो सकता है कि बंदे को ट्यूमर हो गया हो। ट्यूमर में सच है जैसे कि अपना क्या कहते हैं कि है ना अपना कोई भी ट्यूमर हो सकता है। अच्छा, या प्राइमरी ट्यूमर हो सकता है ब्रेन का, या फिर सेकेंडरी ट्यूमर जैसे कि मेटास्टेसिस हो गई हो ब्रेन के अंदर, या फिर जो है सेरिब्रल एमोलॉइड एंजियोपैथी, जो कि इस एज में कम होती है। आमतौर पे वो 70, 71, 72 साल की उम्र में ज़्यादा लोगों में होती है, और कोकेन या एम्फेटामिन का इस्तेमाल किया हो पेशेंट ने। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे मैंने अच्छा बता दिया स्लो ताकि आप लोगों को भी इसका अच्छे से अंदाज़ा हो सके। दूसरा, ये जो इमेजिंग है इसमें हम कौन सी करते हैं? सबसे पहले सीटी स्कैन करेंगे विदाउट कंट्रास्ट, क्योंकि जब हमने सीटी स्कैन विदाउट कंट्रास्ट किया तो क्या दिखा कि हमें जो है ना सीटी स्कैन में राइट साइड पर बहुत बड़ी थैलेमिक ब्लीड दिखी, थैलेमस के एरिया में ब्लीड दिखी। तो यानी कि ये एक हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड एक्यूट थैलेमिक हीमाटोमा है, और जिसकी वजह से वो मिडलाइन शिफ्ट भी कर रहा है टुवर्ड द लेफ़्ट साइड फ्रॉम द राइट, क्योंकि राइट पर है। इसी वजह से लेफ़्ट साइड की हेमी सेंसरी भी है और हेमी परेसिस भी है, और प्रेशर होने की वजह से जो प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है, अभी दरमियाना प्रेशर है उसकी वजह से, टेक्टल प्लेट पे प्रेशर है इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे ही मरीज़ आया आप क्या करेंगे? आप मरीज़ को सबसे पहले तो ना आईसीयू में दाखिल करेंगे। आईसीयू में दाखिल करने के बाद डेफिनेटली उसकी हिस्ट्री आपने ले ली, एग्जामिन कर लिया, आपने उसका सीटी स्कैन कर लिया। अब आपका डायग्नोसिस आ गया। डायग्नोसिस आपने बताया कि राइट साइडेड थैलेमिक हाइपरटेंसिव इंड्यूस्ड हीमाटोमा है, जो विच इज़ कॉजिंग मिडलाइन शिफ्ट, जो मिडलाइन शिफ्ट कर रहा है ना लेफ़्ट की तरफ। अच्छा जी, तो इसमें हम रूटीन लैब्स भी भेज देंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भेज देंगे, क्या कहते हैं पीटी करा लेंगे, क्या कहते हैं ना अपना एपीटीटी करा लेंगे, आईएनआर करा लेंगे, और इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी की भी स्क्रीनिंग करा लेंगे। ऑल्दो अगर ये हमें पता चलेगा तो ना अच्छा रहेगा। यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। इसके अलावा जो है अपना अगर चाइल्ड बियरिंग होगी तो फिर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करा लेंगे, ईसीजी करा लेंगे। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जो है उसमें तकरीबन ये हमें जब हम देख रहे हैं तो इसमें हमें उसी वक्त अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसकी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू क्या है। अच्छा, ये बात ये है कि अगर जीसीएस कम है, बिलो 8 है, तो फिर जो है वो अपना क्या कहते हैं 30 डेज़ मॉर्टेलिटी बनती है ना, 30 डेज़ के अंदर मॉर्टेलिटी बनती है। 50% लोगों को अगर जो है वो क्या कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड है, या फिर ना थैलेमिक ब्लीड जो कि इंट्रावेंट्रिकुलर भी हो गया है और साइज़ भी उसका 30 ml से ज़्यादा है, मिड लाइन शिफ्ट ना 1.51 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और पेशेंट का एज भी है। फिर ये ये भी डिपेंड करता है, जैसे कि ये एक सुप्राडेंटोरियल क्या कहते हैं हीमाटोमा है, तो उसका भी अपना रोल होता है क्या कहते हैं प्रोग्नोसिस में। और जो है अपना क्या कहते हैं इसमें हमने क्या करना है, जब ये पेशेंट को हमने आईसीयू में दाखिल कर लिया तो हमारा अब ध्यान है कि जो है हम इसका न्यूरोक्रिटिकल केयर शुरू करें। पूरा उसमें आईवी फ्लूइड्स हैं, या फिर अगर सीजर्स होने का ख़तरा है तो एंटी कन्वल्सेंट भी दे दें साथ में। इस मरीज़ की ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उसकी थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी हमारे लिए समझना बेइंतहा ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो थैलेमिक हेमरेज होते हैं, ये जो थैलेमस के हेमरेज होते हैं, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के, यानी सबसे ज़्यादा जो होते हैं। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉज है वो कौन से हैं? ये अपना क्या कहते हैं क्या कहते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के। फर्स्ट में आते हैं बेसल गैंग्लिया ब्लीड्स आते हैं, और नंबर 2 पे आते हैं ये थैलेमिक ब्लीड्स, ये नंबर 2 होते हैं, और ये तकरीबन आपको 25% तक होते हैं जितने भी ऑल केसेस हमने देखे हैं या देखते हैं।
और ये इनकी जो सबसे कॉमन इटियोलॉजी जो थैलेमिक ब्लीड की होती है वो हाइपरटेंशन ही होती है, ब्लड प्रेशर ही सबसे कॉमन इटियोलॉजी है। बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि ना भाई ब्लीडिंग डायसिस वगैरह हो, लेकिन बहरहाल हाइपरटेंसिव ब्लीड इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाइपरटेंशन का एक इफ़ेक्ट पड़ता है पैथोलॉजिकल, वो चेंजेस लेके आता है वेस्कुलर वॉल पर, जिसकी वजह से वो वेस्कुलर वॉल फट जाती है, ये डैमेज हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लीड हो जाता है और उसकी वजह से एनाटॉमिक लोकेशन भी वो थैलेमिक ही रहती है। इसके अलावा भी हमें थोड़ा सा कैटेगराइज करना पड़ता है कि ब्लीड कहाँ पर ज़्यादा है। तो ब्लीड जो है देखें, तो हो सकता है कि थोड़ा डॉर्सल हो, थोड़ा मीडियल हो, एंटीरो लैटरल हो या पोस्टीरो लैटरल हो। तो ये जो है ये सबसे कॉमन और मोस्ट कॉमनली हेमरेजेस जो होते हैं वो ना क्या कहते हैं वो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो हेमरेज होते हैं ये वेंट्रिकल के अंदर सीपेज हो जाती है, वेंट्रिकल के अंदर यानी डैमेज करते हुए वेंट्रिकल के अंदर दाखिल, लैटरल वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिससे उनके डेफिनेटली प्रोग्नोसिस पे फ़र्क पड़ता है। ये जो हेमाटोमा होते हैं ये इसकी खुद ब खुद भी बड़ी भी ग्रोथ भी होती रहती है, यानी 37% इनकी एक्सपेंशन हो जाती है अगले 3 घंटों में, क्योंकि ये जो है जिस तरह के लीजन जो है ये 30% साइज़ में बड़े हो जाते हैं, 37% साइज़ में बड़े हो जाते हैं वो टाइम के साथ, मतलब कि 3 घंटे के अंदर। और इसका जो पेरी हेमाटोमा एडिमा होता है और ये जो न्यूरोटॉक्सिक प्रोडक्ट जो होते हैं ब्लड के, यानी कि जो ब्लड के प्रोडक्ट डैमेज होते हैं, या पेरी हेमाटोमा, हेमाटोमा के अतराफ में के जो एडिमा होता है, समझ लें कि ये भी एक वजह बनता है उसके एक्सपेंशन की, और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके नुकसानदेह इफ़ेक्ट होने की, इसके पैथोलॉजिकल प्रोग्रेशन की। और पेशेंट जो होते हैं आम तौर पे क्लासिकली ये जो होते हैं आम तौर पे सेंसरी डेफिसिट ज़्यादा देते हैं मोटर के मुकाबले। ये जो हाइपरटेंशन थैलेमिक ब्लीड के जो पेशेंट होते हैं ये सेंसरी इफ़ेक्ट ज़्यादा देते हैं, यानी सेंसेशन ज़्यादा इनकी ख़राब होती है और मोटर भी ख़राब होती है, लेकिन मतलब पावर पे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन सेंसरी पर तो बेइंतहा अपना क्या कहते हैं फ़र्क पड़ता है। और ये जो है अगर ये डोमिनेंट एरिया को इफ़ेक्ट करे, मिसाल के तौर पे ना ये डोमिनेंट एरिया में ब्लीड हुआ है, जैसे ये तो राइट साइड पे ब्लीड है, अगर ये ब्लीड लेफ़्ट साइड पे होता तो फिर ये ऑक्यूलोमोटर नर्व एबनॉर्मेलिटी भी और लैंग्वेज डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। लेफ़्ट एरिया हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन जो होता है हमारा वो ब्रोकाज एरिया होता है, वहाँ पे स्पीच एरिया होता है, वर्निकीज एरिया होता है, स्पीच की समझने का एरिया होता है, बोलने का समझने का, दोनों एरिया जरिए होते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। और ऑक्यूलोमोटर नर्व भी इफ़ेक्ट होती है ये डोमिनेंट में। जबकि नॉन डोमिनेंट में अगर ब्लीड होगा तो आप देखेंगे कि पेशेंट शो करेगा निगलेक्ट सिंड्रोम। निगलेक्ट सिंड्रोम मतलब कि वो मतलब कि जैसे आप इससे ख़ास तौर पे इस पेशेंट में अगर जो है आप जैसे कि आके मिल गए राइट पर है तो पेशेंट लेफ़्ट पे ही देख रहा होगा, क्यों? वो निगलेक्ट शो करेगा, इसे हम निगलेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। वो उस तरफ देखेगा, वो आपको नहीं देखेगा। दूसरा ये बात है कि डिक्रीज़ इसमें मेंटल स्टेटस हो जाता है, हेडेक हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये आपको 30% पेशेंट में सब में मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये जो ओवरऑल जो मॉर्टेलिटी रेट होती है वो वैसे तो 13% है, 13% है इनका मॉर्टेलिटी रेट ऑल ओवर, लेकिन ये 50% तक पहुंच जाता है अगर ये एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल हो जाती है तो फिर जो है और अगर ना मतलब कि दूसरे अगर ब्रेन को उसने साइज़ बड़ा हो जाता है और एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है, जैसा कि मैंने आपका तो न्यूरोटॉक्सिक एलिमेंट ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स है, और जो इसके अलावा जो है यानी जहरीले मादे खून के वो, और साथ में जो पेरी हेमाटोमा एडिमा होता है, ये बड़ा भी ख़तरनाक अपना रोल प्ले करता है और उससे मॉर्टेलिटी का रेट बढ़ जाता है। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हैं हमारे पास वो हैं। इसके लिए थोड़ी सी बात ये करूँगा कि ये जो अभी जो थैलेमिक हेमरेज जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, ये पेशेंट है होश में है, जैसा कि हेमी सेंसरी और हेमी परेसिस है,
तो ऐसे पेशेंट को वैसे तो आम तौर पे प्राइमरीली मेजरली हम मेडिकली ट्रीट करते हैं ना, एक ये स्टैंडर्ड बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था जिसको स्टिच ट्रायल कहते हैं, और उसमें ये जो है ना कोई ख़ास उस ट्रायल पे ये सपोर्ट नहीं मिला कि सर्जिकल ऑप्शन पे, हीमाटोमा इवैक्यूएशन पे बहुत ज़्यादा, कि एक्सेप्ट कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो गया हो। जब इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाता है तो उससे फिर एक्यूट हाइड्रोकेफेलस हो जाता है और फिर मास इफेक्ट शुरू हो जाता है, और जो है फिर जो है उसके लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। उसमें ओपन क्रेनियोटमी का ऑप्शन भी है, उसमें हमारे पास जो है मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक भी है, और उसमें जो है अपना क्या कहते हैं ना स्टीरोटैक्टिक की मदद से भी किया जा सकता है। अच्छा, मेडिकल में तो आप ये है कि जैसे कि हमने इस पेशेंट को आईसीयू में दाखिल कर लिया, आईसीयू मॉनिटरिंग शुरू हो गई, आप आईसीपी मॉनिटरिंग भी शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे अगर जीसीएस 8 से कम हो और उसका यही और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो या हर्निएशन हो रही हो या फिर हाइड्रोकेफेलस हो रहा हो, तो ऐसे में। और दूसरा रैपिड हमें करेक्शन करनी पड़ती है कोगुलोपैथीज़ की, वो हम पीटी एपीटी के ज़रिए देखते हैं। अगर पेशेंट वैसे वारफरिन पर है तो उसकी वारफरिन स्टॉप करते हैं, एफएफपीज अरेंज करते हैं, प्लेटिलेट्स अरेंज करते हैं, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं कि 140 से 90 के दरमियान रहे। ख़ास तौर पे उन मरीज़ों का जिनका ब्लड प्रेशर 220 तक सिस्टोलिक चला गया हो। 220 तक चला गया था सिस्टोलिक, हम उसकी ब्लड वेसल फट गई, वो डैमेज हो गई, उसमें ब्लड वो ना एक अकुमुलेशन हो गया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो रही है साथ में, तो ये नहीं इंट्रावेंट्रिकुलर, तो ये जो है। इसके अलावा हमारे को जो परफ्यूजन प्रेशर करना होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो 50 से लेकर 70 के दरमियान रखना होता है। 50 to 70 प्रेशर हम सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर रखते हैं। वो आप समझते हैं जब 140/90 रखेंगे तो 50 तो वैसे ही सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर अचीव हो जाता है। और इसके अलावा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स की मैंने बात की थी, और ईईजी भी कर लेते हैं, कोई ऐसा ना हो कि सब क्लिनिकल सीजर्स हो रहे हों तो उसको, ताकि उससे फिर ब्रेन पेनिम्ब्रा इंजर्ड हो सकती है, जो सराउंडिंग एरिया होता है ना कहते हैं हीमाटोमा का, वो इंजर्ड हो सकता है, तो उसके लिए एंटी इपिलेप्टिक ड्रग दे सकते हैं। अब हम ये तो हमने मेडिकल बात कर ली। अभी ऐसे पेशेंट जो कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो गया है तो उसमें डेफिनेटली या फिर वो हीमाटोमा बहुत ज़्यादा है, या फिर है ना मतलब कि है ना हमें लग रहा है कि हमें आईसीपी मॉनिटरिंग करनी है, तो फिर हम ईवीडी डाल देते हैं, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन, ताकि हमें पता चलता रहे कि उसका प्रेशर कितना मेंटेन रहता है क्यों। और इसके अलावा हम न्यूरो एंडोस्कोपी विद ईवीडी प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, तो है ना चाहे। और इसके अलावा मतलब कि जब हम एंडोस्कोपी को करते हैं उसमें हमें फिब्रिनोलाइसिस ना मटीरियल या इंजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम स्टीरोटैक्टिक एक्सपायरेशन करते हैं फिर हमें थ्रोम्बोलाइसिस की ज़रूरत पड़ती है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी का ऑप्शन तो हमेशा से ही रहता है। अच्छा, अब हम जो सर्जिकल टेक्निक पे इधर बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये अगर कि हम जो ईवीडी डालते हैं, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन डालते हैं, उसमें हमें यूजुअली चूज़ करना चाहिए कि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। जैसे ये है तो इसको राइट साइड पे आप नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में, उसके लिए आपको जो है अच्छे से ना प्रिपरेशन करनी होती है। थोड़ा सा एरिया यहाँ से हम शेव कर देते हैं। अगर हमने ईवीडी डालना है, हमने ड्रिल यूज़ कर ली, या बर होल के लिए हमने ना क्या कहते हैं क्रेनियोटोम इस्तेमाल कर लिया। और इसमें जो होता है ये जो होता है ये हमारा मतलब कि प्लान ये होना चाहिए कि 1 to 2 सेंटीमीटर ये एंटीरियर टू द कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर यहाँ पर होता है, आपको पता है कि मैं पीछे हो जाता हूँ, ये कोरोनल सूचर, ऐसे कोरोनल सूचर होता है यहाँ पर, उससे 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ करें। और दूसरा ये मिड पीपल, यानी पीपल जो होता है हमारा, उससे मिड पिपुलरी पीपल से आप बिल्कुल लें, मिड पिपुलरी लाइन से 10 सेंटीमीटर दूर, और मिड लाइन से भी 2 सेंटीमीटर, यानी मिड लाइन से 2 सेंटीमीटर ना लेटरल हो गया, क्या कहते हैं कोरोनल सूचर से 2 सेंटीमीटर एंटीरियर हो गया, और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपना क्या कहते हैं मिड पिपुलरी लाइन हम ले सकते हैं। तो इसमें जो होता है हम मेनिंजीज को ओपन करते हैं, क्या कहते हैं
पॉटरी से भी कर सकते हैं, और है ना ड्रिल भी उस थोड़ा सा हल्का सा पंचर कर ही देती है। तो ये कैथेटर हम जो है उसमें परपेंडिकुलर टू द कॉर्टिकल सरफेस, यानी बिल्कुल कॉर्टिकल सरफेस से परपेंडिकुलर होके हमारा ये होता है कि उसी वक्त ये जो हमारा डायरेक्शन होगा वो जब हम डाल रहे होंगे तो मीडियल कैंथस, ये हमारा मीडियल कैंथस है, ये हमारा लेटरल कैंथस है। हमारा डायरेक्शन यहाँ डालते हुए जब हम डाल रहे हैं कैथेटर, वेंट्रिकुलर कैथेटर, तो हमारा डायरेक्शन होगा कि हम मीडियल कैंथस की तरफ डायरेक्ट करते हैं। तो उसमें हमारे ना क्या कहते हैं ना क्या तो हम उसमें हिट कर सकते हैं अपना क्या कहते हैं मीडियो लैटरल और एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन्स में। और लेकिन एक बात ये आप याद रखें कि आप जो है कैथेटर को 5 to 7 सेंटीमीटर तक ही पुश करें उस 3 अटैम्प्ट तक। लेकिन अगर तीन अटैम्प्ट आप कर सकते हैं 5 to 7 सेंटीमीटर के, अगर वो अटैम्प्ट आपके नहीं कामयाब होते तो बिल्कुल परेशान ना हो। आपने जो है फ़ौरन से मतलब कि जो है ये ना उसको ना क्लोज़ करके उसको सीटी स्कैन कर लें ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक मिड लाइन का पता होना चाहिए कि मिड लाइन से 2 सेंटीमीटर है। आपको ये पता होना चाहिए कि मिड पिपल लाइन से 10 सेंटीमीटर है। आपको कोरोनल फ्यूचर का पता होना चाहिए कि वो उससे आपने 2 सेंटीमीटर लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि है ना मीडियल कैंथस, इप्सी लैटरल मीडियल कैंथस की यह लाइन है। और इसके अलावा एक होती है हमारी इंटरनल लाइन जो कि हमारी ट्रैगस टू ट्रैगस चलती है। ये ट्रैगस है, ये ट्रैगस है हमारा, ये ट्रैगस है। इस ट्रैगस से दूसरे ट्रैगस तक जो लाइन होती है ये इंटीग्रल लाइन होती है। ये लाइन्स अगर आपको पता होंगी तो आप बहुत आराम से ये है ना सही लोकेशन पर क्या कहते हैं ईवीडी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो दूसरा अप्रोच है, ईवीडी अप्रोच तो पता चल गया आपको। अब दूसरा है हम कीन्स पॉइंट के मदद से न्यूरो एंडोस्कोपिक अप्रोच करते हैं। कीन्स पॉइंट क्या होती है? ये आपका जो पिन्ना है, ये आप समझ लें कि कान का, इससे 3 सेंटीमीटर 2.5 से 3 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 से 3 सेंटीमीटर पीछे, यानी 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर एंड 2.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर आप एक बरहोल करते हैं क्या कहते हैं ताकि न्यूरो एंडोस्कोपिक अप्रोच बना सके। और उसके अलावा पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में होता है। आप 60 डिग्रीज के लिए उसको अपोजिटली उसकी को टर्न करते हैं और जो इंसिशन है ये 3 से 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे काफ़ी होता है क्या कहते हैं उसी जगह आप इंसिशन देंगे जहाँ पे हीमाटोमा है। क्योंकि इसमें राइट साइड पे हीमाटोमा है तो मैं राइट साइड पे इशारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप इंसिशन देंगे। अच्छा, वंस आपने इंसिशन प्लेस कर दिया और आपने बरहोल कर दिया, ये कीन्स पॉइंट है। जैसे होता है 3 सेंटीमीटर अबव एंड देन 3 सेंटीमीटर बिहाइंड जाके ये जो एरिया बनता है इधर का, ये कीन्स पॉइंट है। उधर आपने एक इतना स्पेस क्रिएट कर लिया कि एंडोस्कोपिक शीथ जो है वो वहाँ से पास हो सके। वो ट्रांसकॉर्टिकल भी जा सकती है, वो ट्रांसवेंट्रिकुलर भी जा सकती है, यानी कि ट्रांसकॉर्टिकल, ये एंडोस्कोपिक शीथ जो है ट्रांसकॉर्टिकल भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसवेंट्रिकुलर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और उसमें 2 चीज़ें आपकी जाएंगी, एंडोस्कोप भी जा सकता है और साथ में थोड़ी सी सक्शन भी जा सकती है जो कि ना आप शीथ के साथ चले जाएंगे और साथ में आप हीमाटोमा को भी उधर इवैल्यूएशन करेंगे और फिर उसको इवैक्यूएट भी कर लेंगे। इधर हमें कोई थ्रोम्बोलाइसिस या फिब्रिनोलाइसिस एलिमेंट देने की आमतौर पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन में हो रहा होता है। तो ये इंट्रावेंट्रिकुलर या इंटरथैलेमिक जो लोकेशंस होती हैं वहाँ से आप इसको इवैक्यूएट कर लेते हैं और फिर एक ईवीडी प्लेस कर देते हैं ड्यूरा में और स्किन में ताकि आपका काम आसान हो जाए। इसी तरह से एक डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी की जाती है, वह क्रेनियक्टमी की जाती है। ये डीकम्प्रेसिव क्रेनियक्टमी ऐसे होती है कि उसमें हम जो इन रिवर्स्ड यानी रिवर्स क्वेश्चन मार्क यहाँ से यूँ करके ये कान तक यानी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये रिवर्स क्वेश्चन मार्क में हमने फ्लैप बनाना है राइट साइड पे ही और पेशेंट की पोजीशन सुपाइन होगी। हेड को हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे कॉन्ट्रालैटरल साइड पर, स्किन फ्लैप ओपन करेंगे। उसके साथ जो है ये आपको दोबारा बताऊँ, ये जो जाइगोमा से स्टार्ट हुआ पीछे की तरफ गया और ऐसे आके यहाँ तक, इसका जो एक बोन फ्लैप इतना बड़ा बनाए कि बोन फ्लैप जो है 12 से 15 सेंटीमीटर डायमीटर का बन सके, यानी कि स्किन फ्लैप इतना बड़ा तो बनाए ना कि ताकि वो आप बोन फ्लैप भी उतना बड़ा बना सकें। ऐसा ना हो कि आप वो करें और वो इतना बड़ा बोन फ्लैप ना बन पा रहा हो, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और फिर उससे बल्कि हम नुकसान ही कर देते हैं
कॉर्टिकल एरिया का। तो जितना बताया गया है 10 to 15 तक, तकरीबन 12 to 15 सेंटीमीटर का डाया का बोन को बने। अच्छा जी, इसके अलावा आप ये देख ही रहे हैं कि ना ये जो है हम जब इसकी जो तो सैजिटल सूचर से बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है स्किन में, और डेफिनेटली बोन तो बिल्कुल नहीं, स्किन में अलाउ नहीं कर रहे तो बोन में कैसे अलाउ कर सकते हैं। इसी तरह से जो टेम्पोरलिस मसल होता है उसको हम ना, या पेरिक्रेनियम जो होती है उसको हम एंटीरियरली रोटेट कर देते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू और एंटीरियरली रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से ये एक इधर स्कैल्प हुक लगा देते हैं और साथ में जो है हम रेनी स्लिप अप्लाई कर देते हैं स्किन के एजेस पे ताकि उसकी ब्लीडिंग ना हो। अच्छा, 3 से 4 बरहोल कर लें जैसे आपकी वो है। फिर उसके अलावा क्रेनियोटोम हो तो क्रेनियोटोम की मदद से, या फिर वो कन्वेंशनल तरीका तो सभी न्यूरोसर्जन्स को पता ही होता है, वो काफ़ी तफसीली उसके बारे में, लेकिन क्रेनियोटोम आसान रहता है। बोन के ऊपर ध्यान दें, कम से कम 15 सेंटीमीटर की डायमीटर की बोन हो, और ये जो है अपना जो ना ये एरिया हमें देखना है कि हम ट्रांसफ़र और सुबिटर सैजिटल साइनस को बिल्कुल भी टच ना करें बोन रिमूव करते हुए। ऐसा ना हो कि ड्यूरा में उसको हम टच कर रहे हैं और फिर उसे हम डैमेज हो। बोन फ्लैप को आप रिमूव कर दें, और फिर जो है उसके लिए ये जो है एक तरह से टेम्पोरल क्रेनियोटमी एक कंप्लीट हो गई है आपकी। अब आप डीरोटमी करेंगे। बहुत सारे लोग जो है एक फ्लैप बना लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि रेडियल इंसिशन दिए जाएं ड्यूरा पर, और मल्टीपल फ्लैप्स चारों तरफ खुल जाए ताकि ब्रेन अच्छे से वो हो जाए, और उसमें फिर आप कॉर्टिकॉटमी करते हुए यानी कि आप है ना वो इवैक्यूएशन ऑफ हीमाटोमा करें एंड हीमोस्टैट लगाएं, और फिर जो है उसको अच्छे से वॉश कर लें, और ना उधर आप ड्रेन भी छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते, जैसे एंडोस्कोप में ड्रेन छोड़ने के लिए एडवाइस किया जाता है। बहुत सारे लोग ड्यूरोप्लास्टी करते हैं, बहुत सारे लोग ओपन छोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है, और ना जो भी हैं ये दोनों चॉइसेस इज़ वेरी गुड। और फिर उसी तरह से आपने जो है ना ड्यूरल सब्स्टिट्यूट लगा के ड्रेन प्लेस करके गिलिया और स्किन लगा दें, बोन को आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में रख लें, तो एक तरह से ये हो। तीसरा ऑप्शन जो सर्जिकल ऑप्शन बनता है वो यहाँ पर वो है कि सीटी स्कैन विदाउट कंट्रास्ट शुड बी ऑब्टेन्ड, यानी कि सीटी स्कैन आप करें विदाउट कंट्रास्ट, और सीटी स्लाइस वो चुनें जो सबसे बड़ा जिसमें हीमाटोमा नज़र आ रहा हो। जिसमें सबसे बड़ा हीमाटोमा नज़र आ रहा हो तो उसमें आप एक वर्टिकल लाइन खींचें और सब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें उसके सेंटर वाले हीमाटोमा में। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से वो जो सेंटर वाले हीमाटोमा में आपने खींचा है वो लाइन, वो जो स्कैल्प पे जहाँ तक पहुँच रहा है क्रॉस में, तो वही आपका ना जो इंटरसेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और जैसे मतलब कि ऐसे लाइन खिंच गई और फिर ऐसे लाइन खिंच गई, इसमें ये जो है ये एरिया यहाँ पर आया, ये सबसे ज़्यादा मतलब कि कॉमन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपने बरहोल बनाना है, और मतलब ये कि वो सीटी स्कैन आपको गाइड करता है, और ना उसमें ना आप ना क्या कहते हैं कैनुला पास करके उसी लेवल पर थोड़ा सा एस्पिरेट करें, उस वक्त तक करें जब तक कि आपको रेजिस्टेंस फील ना हो। अगर आपको एक दफ़ा रेजिस्टेंस फील होती है तो आप वो जो फ्लेक्सिबल कैथेटर है उसको अंदर रहने दें, और थोड़ी देर के लिए आप जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है TPA जिसे कहलाता है रिकॉम्बिनेंट TPA, उसको इंजेक्ट कर दें। 1 घंटा इंतज़ार करें, उसके बाद उसको ड्रेन करना शुरू करें। उस वक्त तक ड्रेन करते रहें जब तक कि वो ना एरिया आपको लगे कि आपने 80% अचीव नहीं कर लिया। इसको आप दिन में कई दफ़ा भी कर सकते हैं, रहने दें उसको ना, दिन में 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। और ये तरीका भी, इस पर भी काफ़ी रिसर्च हुई है, ये बेहतर है या नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तरीका भी मौजूद है ना। और कैथेटर को ना अंदर रहने दें, उसको ड्रेनेज सिस्टम के साथ अटैच कर दें जब तक के, और CT स्कैन मल्टीपल टाइम रिपीट करते रहें। जितने भी आप CT स्कैन करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि ये कितना हो गया। कहने का मकसद ये है कि वैसे तो जब क्रेनियोटमी करते हैं
तो उससे बहुत सारी उनकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, आपकी लैसरेशन हो सकती है, हर्निएशन ऑफ द ब्रेन की वजह से वो जो है। तो मतलब ये कि है ना, इसके लिए बेहतर यही होता है कि है ना आप है ना ड्रेन्स का इस्तेमाल करें, और जब आप क्लोज़ करें तो मेटिकुलसली क्लोज़ करें, है ना इन्फेक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करें। और है ना क्या कहते हैं, ये जो एंडोस्कोपिक अप्रोच है या स्टीरियोटैक्टिक एस्पिरेशन जो है ना थ्रोम्बोलिसिस वाली है, तो इसमें भी रीब्लीड भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन्फेक्शन मतलब कि डेफिसिट हो सकते हैं। बहरहाल मकसद होता है अवॉइड करना और इसको टारगेट को अचीव करना। तो कहने का मकसद था कि मैंने इस पर थोड़ी सी अपनी बात की है। थैंक यू सो मच आपके सुनने का, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और इसी तरह हमारी उसको लाइक करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।